नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे YouTube चैनल में। इस वीडियो में हम कवर करेंगे मानव पाचन तंत्र को। उन सभी वीडियोस के पीडीएफ आपको इन्हीं वीडियोस के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। वैसे अच्छा होगा अगर आप इनके नोट्स बनाएं तो, क्योंकि आपको आने वाले एग्जाम्स में भी फिर इनका बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि मैं आपको एनसीईआरटी करा रहा हूँ, तो ये सारे प्रश्न हैं, जो कॉन्सेप्चुअल प्रश्न है सारे, तो ये सभी आपको उन जो आगे आपको और एग्ज़ाम आएंगे उनमें भी ये मदद करेंगे। बाकी पीडीएफ आपके सिर्फ रैम को ही फुल करेंगे, आपको भी पता आप इनका कितना रिवाइज करेंगे, तो इसलिए नोट्स बनाएंगे तो आपको ज़्यादा बेटर रहेंगे। क्योंकि जब आप लिखते हैं तब भी आप एक प्रकार से आपको वो ज़्यादा याद रहता है। तो पहला प्रश्न है कि मानव शरीर की मांसपेशियों में थकान किस अम्ल के कारण होती है? विच एसिड कॉजेज मसल फटीग इन ह्यूमन बॉडी? तो इस प्रश्न का राइट आंसर रहेगा लैक्टिक एसिड। प्रश्न इस तरीके से पूछा जाता है कि जब आप कोई भारी काम करते हैं या ऐसा काम करते हैं जिसमें आपकी ज़्यादा एनर्जी वेस्ट होती है, तब आपके शरीर में कौन सा अम्ल बनता है? तो लैक्टिक एसिड। अगर और लैक्टिक एसिड कारण बनता है थकान का। अगर आपको मेरी स्पीड ज़्यादा लग रही है तो आप स्पीड को कम भी कर सकते हैं, आपके पास ऑप्शन होता है। क्योंकि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न मैं हल कर पाऊँ, यही मेरा मोटिव है, और काम की बातें ही हों सिर्फ वीडियो में। पहला अगला प्रश्न है कि नवजातों के जठर रस में पाया जाने वाला प्रोटीन पाचक एंजाइम होता है। प्रोटीन फाउंड इन द गैस्ट्रिक यूज ऑफ न्यू बॉर्न्स इज ए डाइजेस्टिव एंजाइम। तो इस प्रश्न का राइट आंसर रहेगा रेनिन। अगर प्रश्न आपको ऐसा पूछा जाए कि दूध के पाचन में कौन सा एंजाइम सहायक होता है, अगर आपने इस प्रश्न को, देखिए जी बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल प्रश्न मैं इसलिए कह रहा हूँ, अगर आपने इस प्रश्न को समझा होगा तब आप उस प्रश्न का भी आंसर दे पाएंगे। क्योंकि जो नवजात बच्चे होते हैं, न्यू बॉर्न्स बेबी होते हैं, वो केवल दूध पीते हैं और उनके जठर रस में पाया जाता है रेनिन। तो रेनिन फिर किसके पाचन में सहायक हुआ? दूध के पाचन में। नेक्स्ट प्रश्न है कि लार किसके पाचन में मदद करती? तो लार करती है स्टार्च की मदद में। स्टार्च एक कार्बोहाइड्रेट का प्रकार है। लार पाई जाती है मुंह में, इसका मतलब ये हुआ कि भोजन का पाचन स्टार्ट हो जाता है मुंह से। वीडियो को आप पॉज करके भी देख सकते हैं अगर आपको लग रहा है कि मैं ज़्यादा तेज़ी से पढ़ा रहा हूँ। नेक्स्ट प्रश्न है कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, टाइलिन। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से किस पाचन अंग में अम्ल होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग डाइजेस्टिव ऑर्गेन्स कंटेन्स एसिड? तो अमाशय या स्टोमक। और इस एसिड का नाम है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और इस एसिड का काम क्या रहता है? जो भोजन के साथ जो भी हानिकारक जीवाणु वगैरह आते हैं उनको नष्ट कर देना। और अमाशय में 4 घंटे तक का भोजन रहता है, इसलिए ही कहा जाता है 4 से 5 घंटे तक का भोजन रहता है, इसलिए कहा जाता है कि एक खाने से दूसरे खाने में कम से कम 4 या 5 घंटे का अंतर होना चाहिए। दूध में पाया जाने वाला मुख्य प्रोटीन कौन सा है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर रहेगा कैसीन। और दूध में कौन सी शर्करा पाई जाती है या शुगर पाई जाती है? उसे कहते हैं लैक्टोज। नेक्स्ट प्रश्न है कि मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? इन विच ऑर्गन मोस्ट ऑफ द डाइजेशन टेक्स प्लेस इन द ह्यूमन बॉडी? तो अधिकांश भाग हो जाता है छोटी आंत में। तो ये प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पर सारे ही महत्वपूर्ण है, लेकिन प्रश्न को आप समझिएगा। छोटी आंत में शरीर जो पाचन का अधिकांश भाग संपन्न होता है, यानी कि छोटी आंत से ही जो भी मिनरल्स वगैरह रहते हैं, न्यूट्रिएंट्स, उनका अवशोषण कर लिया जाता है। और छोटी आंत इसका नाम है, लेकिन इसकी लंबाई सबसे अधिक रहती है 7 मीटर या 23 फीट। लंबाई सबसे ज़्यादा इसलिए इसकी रहती है। वैसे ये पूछा तो नहीं जाएगा, फिर मैं आपको बता देता हूँ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स का शरीर के द्वारा अवशोषण किया जा सके। और बड़ी आंत, छोटी आंत के बाद यानी कि जो लास्ट स्टेप है भोजन जाता है। बड़ी आंत में भोजन नहीं जाता है, सिर्फ वेस्ट मटेरियल जाता है बड़ी आंत में, यानी कि जो लास्ट स्टेप है बड़ी आंत के बाद जो वेस्ट मटेरियल है उसे मल के रूप में निष्कासित कर दिया जाता है। और बड़ी आंत में रहता क्या है? जो भी वेस्ट पदार्थ है उसमें से भी जो जल की मात्रा है उसे अवशोषित कर लिया जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा जल को अवशोषित कर लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किस भारी धातु की विषाक्तता यकृत सिरोसिस या यकृत नेक्रोसिस पैदा करती है? इस प्रश्न का राइट आंसर रहेगा कॉपर। तो क्या इस प्रश्न का राइट आंसर कॉपर है? यकृत से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो यकृत शरीर की क्या है? सबसे बड़ी ग्रंथि है। एक प्रश्न तो ये बन गया। एक प्रश्न ये बनता है कि कौन सी ग्रंथि विटामिन ए का संश्लेषण करती है? तो यकृत। इसके अलावा यकृत से और प्रश्न क्या बनता है कि हमारे शरीर में जो कार्बोहाइड्रेट रहते हैं उनका ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर करके कौन रखता है? तो यकृत रखता है। बाद में इस ग्लाइकोजन का ग्लूकोज में बदल लिया जाता है जब शरीर को एनर्जी की आवश्यकता होती है। बाकी पौधों में मंड या स्टार्च के रूप में भोजन को स्टोर करके रखा जाता है। मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर करके रखा जाता है यकृत के द्वारा। इसके अलावा यकृत और क्या करता है? तो बाइल जूस का सिक्रेशन करता है यकृत, लेकिन स्टोर रहता है बाइल जूस पित्ताशय में। और जो बाइल जूस होता है वो फैट के पाचन में सहायक रहता है, यानी कि बसा के पाचन में सहायक होता है। और पित्त रस का जो रंग होता है वो होता है पीला। नेक्स्ट प्रश्न कि मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि एक साथ अंतःस्रावी और बहिस्रावी दोनों की तरह कार्य करते हैं? विच ग्लैंड ऑफ द ह्यूमन बॉडी साइमल्टेनियसली एक्ट्स एज बोथ एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन? इस प्रश्न का राइट आंसर रहेगा अग्नाशय, पैनक्रियाज। कभी कभी हिंदी में भी पैनक्रियाज लिखा हुआ रहता है। अग्नाशय को पूर्ण पाचक रस भी कहा जाता है, यानी कि कंप्लीट डाइजेस्टिव
जूस भी कहा जाता है क्योंकि अग्नाशय से प्रोटीन हो, चाहे कार्बोहाइड्रेट हो, चाहे फैट हो, तीनों का पाचन करने वाले रस निकलते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथि और बहिस्रावी, नाम से अंत है यानी अंदर, बहि मीन बाहर। तो अंतःस्रावी ग्रंथियों का काम होता है कि हार्मोन का सिक्रेशन करना, और बहिस्रावी ग्रंथियों का मतलब होता है यानी कि बहिस्रावी ग्रंथियाँ करती हैं एंजाइम का सिक्रेशन। तो ये भी ज़्यादा के अंतःस्रावी मीन्स जो डायरेक्ट रक्त में ही सिक्रेशन करती हैं। नेक्स्ट, और मैंने आपको बताया कि यकृत सबसे बड़ी ग्रंथि। आप बताएंगे कि शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है, शरीर की कौन सी ग्रंथि है जिसे मास्टर ग्रंथि कहते हैं, और जो शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि उसकी लोकेशन कहाँ पर रहती है। नेक्स्ट प्रश्न कि मानव शरीर के किस अंग से इंसुलिन का स्त्राव होता है। तो पैनक्रियाज या अग्नाशय, इंसुलिन का काम क्या होता है कि खून में या ब्लड में या रक्त में शुगर लेवल को कंट्रोल करना, और इंसुलिन की कमी से डायबिटीज़ होती है, ना कि मीठा खाने से डायबिटीज़ होती है। ये भी आप याद रखेंगे। जब इंसुलिन की शरीर में कमी हो जाती है तब जो शुगर लेवल है ब्लड में वो बढ़ जाता है, इसलिए परहेज के तौर पर कहा जाता है कि मीठा ना खाया जाए, क्योंकि ऑलरेडी ही जो खून में, जो रक्त में या ब्लड में जो शुगर लेवल है वो बढ़ा हुआ होता है, इसलिए मीठा खाने से मना किया जाता है। आप ऐसा सोच लेते हैं कि मीठा खाने से शुगर होती है। तो अग्नाशय करता है इंसुलिन का सिक्रेशन। और एक और आप बात याद रखेंगे कि इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन है। दूसरा, इंसुलिन का जो सिक्रेशन होता है वो होता है बीटा सेल से। जो बीटा सेल अग्नाशय में होते हैं, बीटा सेल्स। तो अग्नाशय की तरह बीटा सेल्स भी लिखा हुआ आ सकता है। नेक्स्ट प्रश्न कि इंसुलिन की खोज किसने की, हु डिस्कवर्ड इंसुलिन। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, बैटिंग बेस्ट ने। नेक्स्ट प्रश्न है कि इंसुलिन एक प्रकार का क्या है, हार्मोन, जी मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। शरीर के किस अंग की खराबी से मधुमेह रोग का प्रकोप हो जाता है, विच पार्ट ऑफ द बॉडी कॉजेज एन आउटब्रेक ऑफ डायबिटीज़। आपको पता है कि पैनक्रिया से ही इंसुलिन निकलता है, तो अगर पैनक्रिया से खराब हो जाएगा तो आपको फिर डायबिटीज़ हो जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न है कि गहरे गहरे तले हुए खाद्य पदार्थ कैंसर जनक होते हैं क्योंकि उनमें प्रचुरता होती है। डीप फ्राइड फूड्स आर कार्सिनोजेनिक बिकॉज दे आर रिच इन। तो इसका राइट आंसर रहेगा बसा, यानी कि फैट। नेक्स्ट प्रश्न कि मानव कंकाल तंत्र में कुल कितनी हड्डियां होती हैं, हाउ मेनी बोन्स आर देयर इन द ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम। तो 206 होती हैं, आप सभी को पता होगा। अगर पूछा कि नवजात बच्चे में कितनी होती हैं, तो नवजात बच्चे में होती हैं 300। नेक्स्ट प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन से मानव शरीर के उत्सर्जी अंग है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एक्सक्रेटरी ऑर्गन्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी। देखिए उत्सर्जन तंत्र क्या होता है, उत्सर्जन तंत्र जो शरीर, ऐसा तंत्र जिसका काम क्या रहता है शरीर से वेस्ट पदार्थ को बाहर निकालना। और इस उत्सर्जन तंत्र में जो भी अंग शामिल रहते हैं या जो भी अंग शरीर के ऑर्गेन्स शरीर से वेस्ट पदार्थों को बाहर निकालने में मदद करते हैं, उन्हें हम कहते हैं उत्सर्जी अंग। तो ये सारे ही उत्सर्जी अंग हैं। वृक्क हो गया, मूत्राशय, त्वचा, यकृत। इसके अलावा भी कुछ और अंग हैं जिसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। इसके अलावा कौन कौन से हो गया, एक तो हो गया यूरिनरी ट्रैक्ट और लंग। देखिए ब्लैडर लिखा हुआ था, ब्लैडर की जगह यूरिनरी ट्रैक्ट, ब्लैडर भी लिखा हुआ आ सकता है या ब्लैडर भी। तो ये सारे इनके नाम आप याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न, अस्थियों और दांतों में मौजूद रासायनिक द्रव्य है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर रहेगा कैल्शियम फॉस्फेट। द केमिकल सब्सटेंस प्रेजेंट इन बोन्स एंड टीथ इज कैल्शियम फॉस्फेट। अगर प्रश्न ऐसा पूछा भी जा सकता है कि शरीर का सबसे कठोर मसल कौन सी है, तो इनेमल। ये भी आप याद रखेंगे। बाकी जब हम मॉक टेस्ट करेंगे तो जो भी प्रश्न छूट गए उनको हम कवर कर ही लेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कि मूत्र में ग्लूकोज तथा कीटोन काई की उपस्थिति किस रोग के लक्षण है। प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज एंड कीटोन बॉडीज इन यूरिन एंड यूरिन आर सिम्टम्स ऑफ विच डिजीज। तो इस प्रश्न का राइट आंसर रहेगा मधुमेह। तो ये थे प्रश्न पाचन तंत्र से रिलेटेड। मैंने आपसे पूछा था शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है, तो उसका भाई साहब नाम है पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्लैंड, पीयूष ग्रंथि। और इसे मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है और इसकी लोकेशन रहती है मस्तिष्क में। ये भी एक अंतःस्रावी ग्रंथि है और ये जो हार्मोन्स का जो सिक्रेशन करती है उनका जो काम रहता है वो रहता है सोने जागने, जब मौसमी जो घटनाएं रहती हैं उनके बारे में वो आपसे नहीं पूछा जाएगा, तो उससे रिलेटेड कुछ रहता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। आपको ये सारे प्रश्न अच्छे लगे होंगे। तो देखिए जो पहली वीडियो थी वो ही सिर्फ हिंदी में बनाई गई है, उसमें आपके कमेंट्स आए थे कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में। उसके बाद जो सेकंड वीडियो से सारी ही वीडियोस में हिंदी और इंग्लिश में ला रहा हूँ, बिल्कुल आपको अच्छे तरीके से समझा रहा हूँ। फिर भी अगर कुछ कहीं प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम आती है तो कमेंट्स कर दिया करें। कोशिश करूँगा कि रेगुलर आपके लिए वीडियोज़ लेकर आऊँ। बाकी देखिए आपका जो एग्ज़ाम होगा वो होगा 31 अक्टूबर को। अभी हमारे पास 1 2 3 लगभग 2-2.5 महीने हैं। तो साइंस तो हम बहुत जल्दी कवर कर ही लेंगे, बस कुछ ही और वीडियोस मैं आपके लिए लेकर आऊँगा। साइंस फिर कवर हो जाएगी, फिर हम कुछ मैथ्स भी करेंगे। मैथ्स के सिर्फ हम फॉर्मूले ही करेंगे, आपको मेंसुरेशन से ही ज़्यादा प्रश्न पूछे जाएंगे, उनके आपको फार्मूले आने चाहिए, डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड प्रश्न रहता है। तो इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको जो वीडियो अच्छी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, आपकी मर्जी है।